नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐप में हम टेस्ट लेते हैं 25 प्रश्नों का, जो कि टेक्निकल ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। यदि आप भी टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयार रहिए। जनरली टेस्ट मंडे को होता है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। किसी कारणवश टेस्ट यदि नहीं बन पाता है तो उस वीक में एक टेस्ट ज़रूर होता है और उसका लिंक और नोटिफिकेशन हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा देते हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस रखें। दोस्तों, उसी टेस्ट का सॉल्यूशन हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें आपका स्कोर ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए दोस्तों, आज के इस टेस्ट के प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रश है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 5 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि विद्युत धारा का घनत्व 9 एम्पीयर प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसमें से ले जाई जाने वाली विद्युत की गणना कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में मोस्ट परफेक्टिव कोर्स आपको मिलेगा पूरे भारत में। आईटीआई आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐप में आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स है, आप उसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि जब 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो तो 9 एम्पीयर करंट जाता है। जब 5 वर्ग सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 45 एम्पीयर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही रहेगा। अगला सवाल है कि 1 mm साइज़ है किसी तार का तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। दोस्तों, याद रखें, तार हमेशा उसी को बोला जाता है जिसकी आकृति वृत्ताकार हो और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है πd²/4 जब हमें व्यास दिया हुआ हो। यदि त्रिज्या दी गई है तो πr² होता है, बटे 2 नहीं होता, πr² होता है और πd²/4 होता है जब आपको व्यास दिया हुआ हो। अब आप व्यास की जगह 1 mm रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 0.78 mm²। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगला सवाल, कौन सा ट्रांसफार्मर ऐसा है जो जनरली बिजली की आपूर्ति करने और प्रकाश के लिए, यानी लाइटिंग सप्लाई के लिए भी काम में लेंगे और पावर सप्लाई के लिए भी काम में लेंगे। दोस्तों, लाइटिंग के लिए जिसका यूज़ करेंगे उस ट्रांसफार्मर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो गली मोहल्ले में अपने यूज लिया जाता है। बड़ी विशेषता है कि इसकी सेकेंडरी सदैव स्टार में होती है, यानी इस ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार संयोजन होते हैं। लगभग आधे भार पर कहते हैं कि ये फुल एफिशिएंट होता है, यानी अधिक दक्षता इसमें होती है। अगला सवाल, जिनर डायोड का काम किसे कांस्टेंट बनाए रखना होता है। तो जिनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम में लेते हैं और हमें इससे नियत आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करना होता है। बी उत्तर होगा, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसके प्रतिरोध में ताप परिवर्तन से परिवर्तन नहीं होगा, यानी जिसका ताप गुणांक 0 हो, ये सवाल पूछा जा रहा है। या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि जो पूरी तरह से ताप से है प्रभावित हो वो कौन होता है। दोस्तों, उस धातु का नाम है मैग्नीन धातु। जनरली संट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। जो एमीटर का संट होता है वो मैग्नीन धातु का बनता है। इसके अलावा कॉन्स्टेंटन अगर आ जाए तो उसका भी आप कर सकते हैं, याद रखें। बाकी मेटल्स जितने भी होते हैं उन सब में पीटीसी होता है और इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें ताप गुणांक एनटीसी, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। अगला सवाल, एसी से डीसी परिवर्तक का कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें क्षति कम है और दक्षता अधिक है। तो कम लॉस के साथ अधिक दक्षता होगी तो सबसे ज़्यादा
इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर जो होते हैं ना, सेमीकंडक्टर, डायोड एंड रेक्टिफायर सिस्टम, सबसे ज़्यादा दक्षता इसी की मानी जाएगी। अगला सवाल है, किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे एक वृत्त की आकृति में मोड़ा गया, व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों याद रखिए, जब भी एक तार को वृत्त की आकृति में मोड़ते हैं तो आपको छोटा सा और तरीका बताता हूँ कि जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसमें 4 का भाग दे दिया करो, उत्तर आ जाएगा। क्या करना है, दिए गई आपको उस रेजिस्टेंस वैल्यू में 4 का भाग दे देना है, उत्तर आ जाएगा। जैसे इसमें अगर भाग दोगे तो उत्तर आएगा 4 ओम। क्या है सवाल सुनिएगा। ऐसे 16 ओम प्रतिरोध की एक लंबी तार थी, वृत्त की आकृति में इसे मोड़ा गया और व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का मतलब हो गया 8 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में हो गए। जब 8 के दो का समांतर में आप निकालेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 4। यानी पहले तो 2 भाग हो गए इसलिए बटा 2 कर दिया, फिर समांतर में 2 प्रतिरोध है इसलिए फिर बटे 2 किया, तो ओवरऑल 4 का भाग देना होता है। जब वृत्त की आकृति में मोड़ने का ऑप्शन आपको दे दे तो याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रिंटिंग में आया नहीं, क्वेश्चन आउट हो गया, सिर्फ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। खैर जो भी था, क्या क्वेश्चन हो सकता है आप अपने पेपर सॉल्यूशन के हिसाब से इसमें देख सकते हैं। अगला सवाल, विभव ट्रांसफार्मर को किसके साथ जोड़ने के लिए काम में लेंगे। दोस्तों विभव ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में हम पीटी बोलते हैं, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्ट मीटर के लिए लगता है। और वोल्ट मीटर को हम कहाँ जोड़ना होता है, जब वोल्टेज निर्धारित मान से अधिक हो। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के 2 भाग होते हैं, सीटी और पीटी, और ये मापी यंत्रों के साथ लगते हैं जब हमें हायर वोल्टेज और हायर करंट मेजर करना हो। बी उत्तर आएगा, वोल्ट मीटर कनेक्ट टू हाई वोल्टेज लाइन। हाई वोल्टेज लाइन से जब वोल्ट मीटर जोड़ना हो तो पीटी का उपयोग करेंगे। क्या विशेषता होती है इसकी, कि इसकी सेकेंडरी सदैव 110 वोल्ट की होती है, ठीक है। प्राइमरी में अधिक टर्न होते हैं, सेकेंडरी में मोटे तार के कम टर्न होते हैं। सेकेंडरी साइड में वोल्ट मीटर जुड़ा होता है। अगला सवाल, घरेलू तार जिससे बिजली चलाने पर बटन होता है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो गया। सवाल ये कह रहे हैं कि ये जो फेज स्विच होता है ना, वो किस तार पर लगता है। सीधा सवाल तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो स्विच हमेशा फेज तार पर लगता है। फेज तार का ही दूसरा नाम होता है लाइव वायर, ठीक है। सजीव तार बोलते हैं हिंदी में फेज तार को, सजीव को इंग्लिश में लाइव बोलते हैं। अगला सवाल, कुंडली का रेजिस्टेंस 15 ओम है, इम्पीडेंस 25 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक्स ज्ञात करने के लिए Z² माइनस R² हो जाएगा और उसका अंडर रूट लगा देना, उत्तर आ जाएगा। 25 की स्क्वायर माइनस 15 की स्क्वायर करना है। 25 की आएगा 625 और 15 की आएगा 225, माइनस करोगे तो 400 और 400 का अंडर रूट निकालोगे तो 20 ओम उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके मिलान ज़रूर करना, कमेंट करके आपका उत्तर हमें ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल, कौन सा मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। देखो मानक संचरण का मतलब है स्टैंडर्ड, देखो है ना, तो 130 होता है, 220 होता है, 222 नहीं है भाई, यही गलत हो गया। इसकी जगह कितना होता है, 220 kV होता है। 400 kV भी है, 750 भी है, और इसकी जगह 765 kV आ जाए तो वो भी होता है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसारण की लाइन 22 किलोवोल्ट से शुरू होती है, ध्यान रखना। तो 22 के बाद में आता है 33, फिर 66, फिर 110, 132, 220 kV, 400 और 750 या 765 kV। अगला सवाल, विद्युत झटके की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी। हम सब जानते हैं जब वेट स्किन, गीली त्वचा होगी तब होगा, क्योंकि मानव शरीर में जब गीली त्वचा हो तो उसका प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। शुष्क त्वचा में लगभग 600 किलो ओम के आसपास प्रतिरोध होता है, इसलिए विद्युत झटका लगने की संभावना सबसे ज़्यादा वेट स्किन के दौरान होगी। वेट स्किन का मतलब है जो त्वचा गीली हो। अगला सवाल है, कौन सा AC/DC दोनों का मापन नहीं कर पाएगा। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल AC पर काम में लिया जाता है। लोविंग आयरन नहीं था, सॉरी, ये मूविंग आयरन था, ठीक है।
और थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट है, डायनमोमीटर है। तो इन सब का उपयोग हम AC और DC दोनों के लिए कर सकते थे। अगला सवाल, केबिलों में चालकों के इंसुलेशन परत की मोटाई किस बात पर निर्भर करती है? दोस्तों, इंसुलेशन कितना लगेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसको वोल्टेज कितनी दी गई है। इंसुलेशन का निर्धारण यानी इंसुलेशन की मोटाई की बात करें तो वो हमेशा ऑपरेटिंग वोल्टेज से डिसाइड होती है, जबकि चालक का साइज जो है वो करंट से डिसाइड होता है। अगला सवाल है, लो वोल्टेज के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें इंसुलेशन जो है वो किस तरह का होगा? तो उसके लिए बटर पेपर काम में लेते हैं। डी उत्तर होगा, बटर पेपर कर देना। ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे जुड़ी होती है? इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली जुड़ी होगी, यानी वो विद्युतीय रूप से भी जुड़ी होती है और चुंबकीय रूप से भी जुड़ी होती है। अगला सवाल, स्टार डेल्टा संयोजन वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दोस्तों, फेज अंतर होते हैं ओवरऑल 4 तरीके से। 0 डिग्री का फेज अंतर हो सकता है, 180 डिग्री का फेज अंतर हो सकता है, -30 डिग्री का हो सकता है और +30 डिग्री का हो सकता है। इतना कन्फर्म है कि जब स्टार डेल्टा हो या डेल्टा स्टार हो तो फेज अंतर 30 डिग्री होता है। खैर, इस क्वेश्चन में तो हमें ज़्यादा ऑप्शन दिए भी नहीं गए, इसलिए ए उत्तर हो गया अपना 30 डिग्री। लेकिन फिर भी याद रखें, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो -30 + 30 में होता है 11 बजे और 1 बजे की जो स्थिति होती है उसमें। चारों याद रखिएगा आप, इस पर मैंने डिटेल से क्लास दी हुई है, आप ज़रूर उससे देखिएगा। अगला सवाल देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कनेक्शन सदैव कैसे होते हैं? तो अभी मैंने ऊपर जब क्वेश्चन आया था तो आपको बताया था, डेल्टा स्टार संयोजन होते हैं हमेशा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो है वो हमेशा स्टार में जुड़ी होती है। एमीटर फॉलोवर किसका नाम है? एमीटर को जो फॉलो करता है वो कॉमन कलेक्टर होता है, बी उत्तर होगा, क्योंकि कहते हैं कि इसमें कलेक्टर जो होता है वो एमीटर को फॉलो करता है। अगला सवाल, SCR किस प्रकार की युक्ति है? SCR एक दिशीय युक्ति है और धारा चालित युक्ति है, ध्यान रखिएगा, बी उत्तर आ जाएगा। SCR करंट कंट्रोल डिवाइस है, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है और ध्यान रखना सेमी कंट्रोल डिवाइस भी है। SCR में 3 सिरे होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। अर्ध नियंत्रित इसलिए है, एनोड और कैथोड के बीच यदि आप फॉरवर्ड बायस में विभवांतर देंगे तब तक धारा नहीं चलेगी जब तक गेट पर कोई वोल्टेज नहीं देंगे, इसलिए कहते हैं कि इसका जो कंट्रोल सिरा होता है वो गेट कहलाता है। अगला सवाल, UJT में पीक पॉइंट और वैल्यू पॉइंट के बीच का जो कोण होता है तो इसको बोलते हैं नकारात्मक चालकता क्षेत्र या नकारात्मक रेजिस्टेंस क्षेत्र, ठीक है। ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र बोला जा सकता है इसको, जहां वोल्टेज बढ़ने से धारा घटती है। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जिसमें सभी गेन उच्च मिलते हैं? तो कॉमन एमीटर है, सर्वाधिक उपयोग करते हैं, इनपुट आउटपुट का मान 180 डिग्री फेज अंतर पर होता है। अगला सवाल, आंतरिक और बाहरी ग्राउंड का उपयोग किस किस के लिए करेंगे? तो आंतरिक जो होता है वो AC स्टेटर के लिए होता है और बाहरी जो होता है वो DC आर्मेचर के लिए होता है, डी उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल कि डिग्री प्रति स्लॉट का मान 40 डिग्री है, यदि R 1 नंबर से शुरू हो रहा है तो B कहाँ से चलेगा? देखो दोस्तों, हम सब जानते हैं फेज क्रम RYB में तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। R 1 नंबर से चल रहा है तो ये कन्फर्म है कि Y इसके 120 डिग्री बाद से चलना चाहिए, लेकिन कितने स्लॉट बाद 120 डिग्री अंतर पूरा हो गया हमें नहीं पता। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जिस डिग्री पर वाइंडिंग होती है 120 डिग्री पर हो रही है, उसमें स्लॉट एंगल या डिग्री प्रति स्लॉट का भाग दे दो, बात एक ही है, उत्तर है 3। इस 3 का मतलब क्या है कि आपको 2 फेजों के बीच में 3 स्लॉट का अंतर रखना है। जैसे R 1 नंबर से चला है तो Y 1 + 3 यानी 4 नंबर से चलेगा, इसलिए B जो है वो 4 + 3 यानी 7 नंबर स्लॉट से शुरू होगा, उत्तर आएगा A। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। कमेंट करके आपका स्कोर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए,
ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए ताकि आप भी ये फ्री वाले टेस्ट अटेम्प्ट कर सकें। और किसी प्रतियोगी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो फिर पेड कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है।